नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्याज की जो फसल होती है उसे समय समय पर हमें कुछ गतिविधियां करनी पड़ती हैं जिससे कि उसकी उत्पादन और क्वालिटी अच्छी बनी रहे। तो प्याज की फसल में हमने शुरुआत से लेकर जो 45 दिन तक की जानकारी है उसके कंप्लीट वीडियो, जिसमें कि रोपाई के समय खाद, खेत की तैयारी, सभी जानकारियाँ दे दी थी। उसके बाद जो सिंचाई के बारे में जो जानकारियाँ है वह भी हमने समय समय पर दे दी थी। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड या थ्रिप्स के लिए आपको कौन कौन से टेक्निकल लेने हैं उसकी जानकारियाँ भी हमने समय समय पर दे दी थी। और 0 से लेकर 45 दिन तक आपको कौन कौन से कार्य करने हैं उसका भी जो विवरण है पूरा हमने दे दिया था, जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है उसकी संपूर्ण जानकारी हमने दे रखी है। पर आज स्पेशली बात करने वाले हैं कि जब प्याज में निंदाई के बाद हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए, या यूँ कहें कि सेकेंडरी स्टेज में या द्वितीयक अवस्था में हमें प्याज में कौन कौन से खाद देने चाहिए, जिससे कि उनका उत्पादन भी अच्छा रहे और क्वालिटी भी बेहतर बने और आपको अच्छा मुनाफा मिले। दोस्तों, उसके लिए हमें निंदाई के बाद कौन कौन से खाद डालने चाहिए या दूसरी अवस्था में कौन कौन से खाद डालनी चाहिए, क्योंकि प्याज की दूसरी अवस्था होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये जो अवस्था है, दूसरी अवस्था, यह जो है दोहरी अवस्था होती है। इसमें जो प्याज की वानस्पतिक वृद्धि तो होती है, उसके साथ ही जो कंद बनने का कार्य होता है वह भी स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हो, तो कंद बनने का कार्य जब स्टार्ट हो जाता है तब से हमें प्याज की फसल में जो डबल जिम्मेदारी से ध्यान देना पड़ता है, इसमें जो है पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें निंदाई के बाद कौन कौन से खाद डालने हैं उसकी आज पूरी बात करेंगे। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे चैनल देश किसान हमारे किसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, बीमा राशि और मुआवजा राशि से संबंधित और मौसम से संबंधित और प्याज भंडारण और प्याज लहसुन की खेती और अन्य फसलें जैसे गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, इन सभी खेती की जानकारी समय समय पर प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे, जिससे कि हम जो भी वीडियो या जानकारी डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसे ही हमारी फसल 45 से 50 दिन की होती हैं तो उसमें हमें जो खरपतवार या जो कुछ घास या ऐसी दिखाई देने लग जाती हैं, तो शुरुआती अवस्था में तो इसे हम रासायनिक दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी भी जानकारी हमने दे रखी है। पर जब हमारी प्याज की पौध बड़ी हो जाती है उसके बाद दवाइयाँ काम नहीं करती है, क्योंकि हम जो भी खरपतवार नाशक डालते हैं तो वह जो है पत्तियों के ऊपर ही रह जाती है और खरपतवार तक नहीं पहुँच पाती है। और अगर हम 50 दिन के बाद या 60 दिन के आसपास अगर खरपतवार नाशक की रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं तो भी हमारी क्वालिटी और उत्पादन और जो भंडारण क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें फिर जो मजदूरों द्वारा प्याज का जो खरपतवार है वह निकलवाना होता है, जिससे कि निंदाई गुड़ाई की विधि से हम निकलवा सकते हैं। तो यही विधि बेस्ट होती है दोस्तों। तो निंदाई गुड़ाई करवा लेना है। उसके बाद हमें कौन कौन से खाद डालने हैं अगर उसकी जानकारी दें तो जैसे शुरुआत में हमने बताया था, जो खाद बताए थे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर जो NPK 12-32-16 ले रहे हो तो 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जो अपनों ने DAP 1846 होता है वह 1 बैग प्रति एकड़ लेना है। इन दोनों में से आपको कोई सा भी एक टेक्निकल लेना है, या तो आप NPK 12-32-16 ले लीजिए या फिर आप DAP 1846 ले लीजिए। तो अगर NPK ले रहे हैं तो 2 बैग लेने हैं, DAP ले रहे हैं तो 1 बैग लेना है। साथ में आपको जो है 12 किलो से 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फर की मात्रा लेना है, और जो साथ में 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की मात्रा लेना है। यह बेसल डोज में आपको देना है दोस्तों। तो यह सब अगर खाद आपने बेसल डोज में दे दिया है तो अब जो मैं आगे बता रहा हूँ सिर्फ वही खाद आपको निंदाई के बाद में डालना है। और अगर ये जो खाद बेसल डोज में मैंने बताए हैं इनमें से अगर आपका कोई खाद छूट गया है तो वह भी आप इसके साथ में ले सकते हैं, अभी भी वह उतना ही काम करेगा। जैसे कि आपने अगर DAP, पोटास या NPK की आधी मात्रा डाली थी, कुछ किसान भाई आधी मात्रा डालते हैं, आधी फिर निंदाई के लिए बचाते हैं, तो आधी मात्रा वह भी ले सकते हैं जो बची हुई मात्रा है वह। और अगर आपने पूरी मात्रा जो बेसल डोज में दे दी है तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, उस समय भी अच्छा काम करा और अभी तक भी वो पौधे को मिल रही होगी दोस्तों। तो ये तो बात हो गई बेसल डोज की जानकारी के बारे में कि बेसल डोज में जो खाद छूट गए हैं आपको वह भी अभी निंदाई के टाइम में ले लेने हैं। और साथ में आपको क्या क्या लेना है अगर उसकी जानकारी दें तो जो बेसल डोज में छूट गए हैं उसके प्लस में आपको जो है 4 किलो से 5 किलो प्रति जो एकड़
के हिसाब से आपको सल्फर की मात्रा और ले लेना है। सल्फर क्योंकि दोस्तों प्याज की फसल, लहसुन की फसल और कंद वर्गीय फसल में काफ़ी मायने रखती हैं। जो अंदर जो सेल्स का विकास होता है या पत्तियों का विकास होता है और जो कंद में पर्दा होता है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सल्फर भूमिका निभाता है। इसके स्वाद में जो बनने में जो सल्फर की भूमिका होती है वह भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको 4 से 5 किलो, अगर आपने बेसल डोज में शुरू में जो 12 से 13 किलो जो प्रति बताया था वह ले लिया है, तो उसके बाद भी अभी आपको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है फिर से निंदाई के टाइम पे भी सल्फर ले लेना है। उसके बाद में बात करें तो आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो अपना 98% वाला ह्यूमिक एसिड आता है दोस्तों, जो कि दानेदार फॉर्म में क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वह ले लेना है। उसके बाद में अगर आपके यहाँ पर जो जड़ में कीड़ों की समस्या भी लग रही है, आपको पौधा उखाड़ कर देखना है, उसमें अगर कीड़ों की समस्या जो लट होती है या जो सफ़ेद धागे जैसे कीड़े होते हैं वह भी अगर हैं, तो उसके लिए आप जो निमिटीसाइड्स होता है जो कि अडामा कंपनी की निमिट्स भी बनाती हैं, और जो पिप्रोनिल 0.03% होता है जो कि रिजेंट भी बनाती है, तो वह दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। उसकी मात्रा की बात करें तो जो निमिट्स होता है वह 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है, और अगर जो पिप्रोनिल की बात करें तो वह 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है दोस्तों। और निमिट्स 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। वह थोड़ा महंगा आता है पर उसकी मात्रा कम डलती है। उसके बाद में आपको, अगर आपके इसमें जड़ों में फंगस है, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि जड़ें कटने की या जड़ें जो सूखने की समस्या आ रही है, तो उसके साथ में आप जो थायोफिनेट मेथाइल होता है जो कि पाउडर फॉर्म में एक फंगीसाइड होता है, उसका भी इसके साथ में मिलाकर भुरकाव कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपने ये काम कर लिया है तो आपकी फसल बिल्कुल ही हरी भरी चलेगी। जैसे कि हमारी फसल आप देख पा रहे हो, तो उस प्रकार से आपकी फसल चलेगी और उसका कंद का विकास भी अच्छे से होने लग जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, तने के विकास के साथ साथ कंद का विकास भी समय पर स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी जो फसल है उसमें उत्पादन कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपने ये खाद सारे मिला लिए तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, समय पर आ जाएगी और उसमें तनाव बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा उसको, क्योंकि पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो बात हो गई। उसके बाद आपको इसमें 5 kg जो प्रति बीघा के हिसाब से और 7 से 8 किलो या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं दोस्तों, वह भी साथ में मिला लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जिसमें कॉम्बी पैक में सारे पोषक तत्व 7 से 8 तरह के, जिसमें कॉपर, जिंक और सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो आप या तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बी पैक ले लो, या जो दानेदार फॉर्म में बायोविटा आता है वह ले लो, या फिर जो इफ्को कंपनी की सागरिका आती है वह भी ले सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से करके आपको जो है निंदाई के बाद खाद का शेड्यूल रखना है, जिसमें कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको जो बेसल डोज में जो खाद मैंने बताए थे उसमें से कुछ आधी मात्रा या कुछ खाद बच गए हैं वो लेने हैं। उसके बाद में जो कीटनाशक के रूप में जो रिजेंट या निमिट्स होता है वह लेना है, और 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो सल्फर की मात्रा लेनी है, और 3 से 4 किलो आपको जो है ह्यूमिक एसिड लेना है, और 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है, जिसमें कि आप सागरिका, बायोविटा या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कॉम्बी पैक ले सकते हो। तो इन सबको अच्छी तरह से मिलाकर निंदाई के बाद भुरकाव खेत में कर देना है और हाथों हाथ सिंचाई कर देना है। फिर देखिए दोस्तों, कमाल आपकी प्याज की फसल में वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ जो कंद का विकास भी है वह अच्छे से दिखने लग जाएगा, जो कि आप हमारी फसल में देख रहे हो दोस्तों। तो ये थी जानकारी कि हम प्याज की फसल में कौन सा खाद डालें, निंदाई के बाद कौन सा खाद डालें, उसकी जानकारी। तो किसान साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और खेती से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। साथियों, आपने कौन कौन से खादों का अभी तक उपयोग किया है या कौन कौन से उर्वरक का उपयोग किया है वह भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अनुभव ले सकें। आगे हमने जो थ्रिप्स की कौन कौन सी अच्छे टेक्निकल होते हैं, दूसरा स्प्रे कौन सा करना है, उसके बारे में भी जानकारी लेकर आने वाले हैं, और कैल्शियम नाइट्रेट आपको कब देना है, उसके साथ में क्या मिलाना है, कितनी मात्रा मिलानी है प्याज की फसल में, उसका भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने जो विचार हैं वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। बाकी फसल बीमा से संबंधित, मुआवजा राशि से संबंधित भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। लहसुन की सिंचाई, खेती में अंतिम सिंचाई कब करें, क्या संकेत है, उसके भी वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देख सकते हो दोस्तों। तो चैनल पर जाकर भी आप वीडियो अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हो। आपका स्वागत है। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हो।